वेलकम टू एमएस क्लासेस बेटा। कल अपन ने जो है अपना जो टॉपिक चालू किया था प्रकाश अर्थात लाइट, अपन ने कल जो है चालू किया था। उसमें अपन ने जो है छाया, प्रकाश के बारे में, इनके बारे में अपन ने जो है वो डिटेल से स्टडी की थी। ठीक है, आज अपन जो है कल मैंने आपको जो है दर्पण की परिभाषा आपको समझा दी थी और फिर मैंने आपको कहा था कि दर्पण जो हमारे पास दो प्रकार से होते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है समतल दर्पण, दूसरा हमारे पास होता है गोलीय दर्पण। आज अपन इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से अपन स्टडी करेंगे। समतल दर्पण तो क्या होता है और गोलीय दर्पण क्या होता है, समझ में आ गया? इनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो अपन फर्स्ट बात करते हैं किसकी? समतल दर्पण। देखो समतल दर्पण की बात करते हैं पहले अपन बात करेंगे समतल दर्पण की परिभाषा की। ठीक है, तो समतल दर्पण की परिभाषा क्या होती है? यदि एक कांच की पट्टी का एक सतह को पॉलिश कर दी जाए, यदि एक कांच की पट्टी का एक सतह को क्या कर दी जाए? पॉलिश कर दी जाए, तो वह समतल दर्पण कहलाता है। तो वह कौन सा दर्पण कहलाता है बेटा? समतल दर्पण कहलाता है। जैसे ये मेरे पास कोई कांच की पट्टी का है बेटा, ये मेरे पास क्या है? कोई कांच की पट्टी का, जिसकी मैंने एक तरफ को क्या कर दिया बेटा? एक सतह को मैंने क्या कर दिया? यहाँ पॉलिश कर दिया। तो ये जो मेरा दर्पण कहलाएगा, ये मेरा दर्पण कौन सा कहलाएगा बेटा? समतल दर्पण। ये मेरे पास एक कांच की पट्टी का है, क्या है? कांच की पट्टी का ये मेरे पास है, जिसकी मैंने एक साइड को क्या कर दिया? एक सतह को मैंने क्या कर दिया? पॉलिश। इसको छोड़ दिया, एक तरफ की सतह को मैंने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। तो इस दर्पण को अपन क्या कहेंगे बेटा? समतल दर्पण। डायग्राम से आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि यदि एक कांच की कोई पट्टी का है हमारे पास, उस पट्टी का की सतह को क्या कर दिया जाए? एक सतह को क्या कर दिया जाए? पॉलिश कर दिया जाए। जैसे अपने पास घरों में जो है मिरर होता है, इसमें अपन चेहरा देखते हैं, उसमें आप देखो उसकी पीछे वाली सतह क्या की होती है? पॉलिश की हुई होती है। मतलब उसकी एक सतह क्या की हुई है? पॉलिश की हुई है। समझ में आ गया? तो इसी तरीके से यदि कांच की पट्टी का लें, उसकी एक सतह को क्या कर दी जाए? पॉलिश कर दी जाए, तो उस दर्पण को अपन कौन सा दर्पण कहेंगे? समतल दर्पण। समझ में आ गया? यहाँ डायग्राम से आप देख सकते हैं कि इसको समतल दर्पण किस तरीके का होगा। इसकी एक सतह क्या की होगी बेटा? पॉलिश की होगी। ठीक है, अब अपन दूसरी बात करें समतल दर्पण के बारे में। तो देखो समतल दर्पण के अंदर जो हमारे पास हमारा प्रतिबिंब जो बनता है, बिंब का प्रतिबिंब बनेगा। पहली बात तो बिंब का ऑब्जेक्ट की क्या बनेगी? इमेज बनेगी। बिंब बोलते हैं ऑब्जेक्ट को और इमेज अपन बोलते हैं प्रतिबिंब को। ठीक है, तो अगर समतल दर्पण के द्वारा अपन बात करें बेटा प्रतिबिंब की, तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, आभासी व सीधा बनता। ठीक है, तो समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहे हैं बेटा, वो प्रतिबिंब कैसे बन रहे हैं? आभासी और सीधे। अब देखो पहली बात को ध्यान रखें बेटा, आभासी का मतलब समझ लें कि आभासी का मतलब क्या होता है। देखो आभासी का मतलब है कि हमारे को जो किरणें हैं वो मिलती नहीं आकर के, प्रतिबिंब की जगह जो है वो आकर के मिलती नहीं है, केवल हमारे को मिलती हुई प्रतीत होती है। उस चीज को अपन क्या कहेंगे? आभासी। या फिर अपन कह सकते हैं कि प्रतिबिंब वास्तव में बनता नहीं है, हमारे को प्रतिबिंब केवल बनता हुआ नजर आता है, प्रतीत होता है कि बन रहा है, लेकिन वास्तव में बनता नहीं है। इस चीज को अपन क्या बोलेंगे बेटा? आभासी। क्या बोलेंगे बेटा? आभासी। समझ में आ गया? तो आभासी वर्ड का मतलब यह है कि हमारे को प्रतिबिंब वास्तव में प्रतिबिंब जो है वो बनता नहीं, हमारे को केवल प्रतिबिंब बनता हुआ प्रतीत होता है। तो ऐसे प्रतिबिंब किसके द्वारा बनते हैं बेटा? समतल दर्पण के द्वारा। ठीक है, तो समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बने? आभासी है सीधा। समतल दर्पण अपन ने देखा क्या होता है कि ये कांच की पट्टी का कि एक सतह को क्या कर दिया है? पॉलिश कर दिया। दो सतह होती है, एक फ्रंट एक बैक, तो उनमें से किसी भी एक सतह को क्या कर दें? पॉलिश कर दें, तो हमारे पास वो दर्पण कौन सा दर्पण बन जाएगा बेटा? समतल दर्पण हमारे पास बने जाएगा। और समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेंगे वो हमारे पास कैसे बनेंगे बेटा? आभासी और सीधे। दूसरी बात करें कि जब समतल दर्पण से हमारे पास प्रतिबिंब बनते हैं तो उसमें प्रतिबिंब के जो पार्श्व होते हैं, पार्श्व मतलब भाग जो होते हैं, वो आपस में क्या हो जाते हैं बेटा? बदल जाते हैं। ठीक है, तो अपन बात करते हैं
कि समतल दर्पण में बिंब से प्रतिबिंब बनते समय, बिंब से प्रतिबिंब बनते समय पार्श्व बदल जाते हैं, पार्श्व बदले जाते हैं। पार्श्व मतलब भाग जो है वो बदल जाता है। अब देखो इसका मतलब क्या है, अर्थात बायां भाग दायां नजर आता है, बायां भाग दायां व दायां भाग बायां नजर आता है। ये इसका मतलब है कि समतल दर्पण से जब बिंब से क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, तो मैंने क्या कहा कि उसमें क्या हो जाते हैं बेटा, पार्श्व क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। अर्थात हमारे जो बायां भाग है वो मतलब लेफ्ट वाला पोर्शन हमारे को राइट साइड में नजर आएगा, राइट वाला पोर्शन हमारे को लेफ्ट साइड में नजर आएगा। ये हमारे पास होता है किसमें, समतल दर्पण में पार्श्व बदल गए। अब ध्यान रखो यहां से अपने पास वर्ड है पार्श्व क्या होते हैं, बदल जाते हैं। इसी वजह से इसको कहते हैं बेटा पार्श्व परिवर्तन। बेटा पार्श्व परिवर्तन इसको कहा जाता है, या इसको अपन कह सकते हैं पार्श्व परावर्तन। क्या कह सकते हैं इसको, पार्श्व परावर्तन इसको कहा जाता है। पार्श्व परिवर्तन या इसको अपन कह सकते हैं पार्श्व परावर्तन। तो हमारे से पार्श्व परावर्तन की अगर परिभाषा पूछी जाए तो हम क्या देंगे, पार्श्व परावर्तन की परिभाषा कि समतल दर्पण में बिंब से जो है प्रतिबिंब बनते समय पार्श्व भाग क्या होते हैं, बदल जाते हैं। अर्थात बायां भाग हमारे को दायां नजर आता है, दायां भाग हमारे को बायां नजर आता है। इस घटना को ही क्या कहते हैं बेटा, पार्श्व परावर्तन कहा जाता है। समझ में आ गया। अर्थात अगर मैं समतल दर्पण के अंदर अगर मैं पी को देखूंगा, समतल दर्पण के अंदर मैं किसको देखूं बेटा, पी को, तो पी मेरे को नजर आएगा बेटा क्यू। पी मेरे को क्या नजर आएगा, क्यू। देखो ये वाला जो पोर्शन है ना बेटा, वो देखो ये वाला पोर्शन हमारा आ गया इधर, और ये वाला पोर्शन हमारा चला गया इधर। ठीक है, देखो ये वाला जो पोर्शन था यहां से देखिए, ये वाला पोर्शन मेरा देखो इधर था ना पहले, अब किधर आ गया, इधर। इधर इसका मुंह देखो इधर है, फिलहाल इसका मुंह देखेंगे तो इधर है। ठीक है, ये वाला जो लाइन हमारे पास है वो इस तरफ चली गई। ठीक है, तो हमारे पास बायां भाग है वो हमारे पास दाएं तरफ चला जाता है, मतलब दायां नजर आता है, और दायां भाग हमारे को बायां नजर आता है। इस घटना को क्या कहते हैं बेटा, पार्श्व परावर्तन कहा जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो समतल दर्पण आपको समझ में आ गया होगा। पहली बात मैंने की समतल दर्पण की परिभाषा की, यदि एक कांच की पट्टिका की एक सतह को क्या कर दिया जाए, पॉलिश कर दिया जाए, तो वह दर्पण क्या कहलाएगा, समतल दर्पण। दूसरा कि समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा आभासी और सीधा। तीसरी बात की कि समतल दर्पण से बिंब से प्रतिबिंब बनते समय हमारे पास पार्श्व उसके जो है पार्श्व क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो बायां भाग दायां और दायां भाग बायां नजर आता है। इसे क्या कहते हैं बेटा, पार्श्व परावर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें समतल दर्पण के बारे में कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर आपका क्या रखा हुआ बेटा, बिंब रखा हुआ है। तो प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनेगा, उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर बिंब रखा हुआ है। प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर कौन रखा हुआ बेटा, बिंब। मतलब बिंब और प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो क्या होगी, समान। ठीक है, अब देखो मैं यहां से इसको रख कर रहा हूं। अब हम बात करते हैं देखो कैसे कि ये मेरे पास क्या है बेटा, कोई समतल दर्पण है। अभी आपने बात की इस तरीके की, इसकी एक साइड क्या है, पॉलिश की हुई, इसी को अपन ने क्या बोला था बेटा, समतल दर्पण। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहां मेरे पास कोई बिंब रखा हुआ है, जैसे मान लो मेरे पास क्या रखा हुआ, कोई बिंब रखा हुआ है, ये मेरा क्या बेटा, बिंब। ठीक है, तो अब मैं बात करूं
तो मेरे पास जो प्रतिबिंब बनेगा वो मेरे पास क्या होगा बेटा, उतनी ही दूरी पर बनेगा। दूसरी बात, उतने ही आकार का बनेगा, मतलब जितनी साइज बिंब की होगी उतनी साइज किसकी होगी, प्रतिबिंब की होगी। तो देखो बिंब की दूरी हमारे पास लिखी जाती है बेटा यू से, बिंब की दूरी अपन किससे लिखते हैं, यू से, और ये मेरे पास क्या है बेटा, प्रतिबिंब, ये मेरे पास क्या है, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की दूरी मेरे लिखी जाती है बेटा v से, तो आप कह सकते हैं कि सर u बराबर क्या होगा, v, अर्थात बिंब तथा प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी मेरे पास, बराबर होगी। तो जितनी दूरी पर मेरा बिंब रखा हुआ उतनी दूरी पर मेरा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। पर बिंब की दूरी किससे लिखी जाती है, u से, प्रतिबिंब की दूरी किससे लिखी जाती है बेटा, v से। ये आपको याद करना कि आगे जाके हमारे पास काम आएगा, ठीक है। तो हमारे पास u और ये हमारे पास क्या हो गया, v, ठीक है। ये आपको बेटा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब उतनी दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर हमारे पास कौन रखा हुआ है, बिंब रखा हुआ है, उतनी दूरी पर हमारे पास, और उतने ही आकार का बनेगा जितने आकार का हमारे पास कौन है बेटा, बिंब है, उतनी साइज का प्रतिबिंब हमारे पास बनेगा, ठीक है। ये तो था हमारे पास कौन सा बेटा, समतल दर्पण। दूसरा टाइप हमारे पास बेटा कौन, गोलीय दर्पण। दूसरा हमारे पास क्या बेटा, गोलीय दर्पण। दूसरा हमारे पास कौन बेटा, गोलीय दर्पण। अब देखो गोलीय दर्पण की बात करें तो हमारे पास गोलीय दर्पण के इसमें दो टाइप दे रखे हैं। कितने टाइप दे रखे बेटा, दो टाइप दे रखे हैं, ठीक है। तो देखो गोलीय दर्पण को अपन बांटते हैं बेटा उनके भाग, उभरे हुए भाग के आधार पर। गोलीय दर्पण को अपन किस आधार पर बांटते हैं बेटा, उनके उभरे हुए भाग के आधार पर कि कौन सा भाग उभरा हुआ है, कौन सा भाग दबा हुआ है, ठीक है। या उनकी परावर्तक पृष्ठ के आधार पर अपन बात कर सकते हैं कि परावर्तक पृष्ठ उनकी दबी हुई है या उभरी हुई है। जिस दर्पण की दबी हुई है उसे तो क्या कहेंगे, जिस दर्पण की उभरा हुआ परावर्तक पृष्ठ है उस दर्पण को अपन क्या कहेंगे। तो इस आधार पर हमारे पास जो है दो प्रकार के, तो पहले अपन बात करते हैं बेटा किसकी, कि हमारे पास पहला कौन है, अवतल दर्पण, और दूसरा हमारे पास कौन सा दर्पण बेटा, उत्तल दर्पण। फर्स्ट हमारे पास बेटा अवतल दर्पण, दूसरा हमारे पास बेटा उत्तल दर्पण हमारे पास है। तो गोलीय दर्पण को जो है वो हमारे पास दो भागों में बांटा गया है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। और ये मैंने कहा इनको मैंने कह सकते हैं इनके परावर्तक पृष्ठ के आधार पर इनको बांटा गया, इसका परावर्तक पृष्ठ किसका कैसा होगा, ठीक है। फर्स्ट अपन बात करें किसकी बेटा, अवतल दर्पण। फर्स्ट अपन बात करते हैं बेटा किसकी, अवतल दर्पण की अगर अपन बात करें तो अवतल दर्पण किसे कहेंगे, तो वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा, दबा हुआ हो, उस दर्पण को अपन क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। इमेज बना देता हूं। कल मैंने कहा था कि अगर जिस साइड को अपन पॉलिश करते हैं उसकी विपरीत साइड हमारे पास किसका काम करती है, परावर्तक पृष्ठ का। मतलब जो मेरे पास इसमें बात करूं तो ये अंदर वाली जो मेरे पास होगी ये मेरे पास किसका काम करेगी, इसके अंदर परावर्तक पृष्ठ का काम करेगी। बाहर वाली सतह मैंने क्या कर रखी है बेटा, पॉलिश कर रखी है। बाहर वाली सतह मैंने क्या कर रखी है, पॉलिश कर रखी है। तो आप कह सकते हैं कि अंदर वाली सतह मेरे पास किसका काम करेगी बेटा, परावर्तक पृष्ठ का काम करेगी। तो ये दबी हुई ना अंदर की तरफ, ठीक है। ये अपन कहते हैं जिसकी परावर्तक पृष्ठ किधर हो, अंदर की तरफ हो, उसे अपन क्या कहेंगे बेटा, अवतल दर्पण। डायग्राम आपको समझ में आ गया। दूसरे अपन बात करते हैं बेटा किसकी, उत्तल दर्पण की। इसकी बात करते हैं बेटा उत्तल दर्पण की। अगर अपन बात करें तो उत्तल दर्पण में अपन कह सकते हैं कि जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, उभरा हुआ हो। यही सब अवतल दर्पण से आप इसकी डेफिनेशन निकालो। अब कह सकते हैं कि जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो उसे अपन क्या कहेंगे बेटा, उत्तल दर्पण। जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो बेटा, उभरा हुआ हो, उसे अपन क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। जैसा फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो अगर मेरे को उभरा हुआ बनाने से मेरे को अंदर वाली सतह क्या करनी पड़ेगी बेटा, पॉलिश करनी पड़ेगी।
अगर मैंने अंदर वाली सतह को क्या कर दिया बेटा पॉलिश, तो देखो इसका जो बाहर वाला उभरा हुआ भाग है, ये उभरा हुआ भाग इसका क्या करेगा बेटा परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा, क्या करेगा परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा। तो देखो अवतल दर्पण के अंदर वाली सतह मेरे पास किसका काम कर रही है परावर्तक पृष्ठ का, उत्तल दर्पण के अंदर मेरे पास जो बाहरी वाली सतह है वो मेरे पास किसका काम कर रही है परावर्तक पृष्ठ का। तो इस आधार पर हमारे पास जो गोले दर्पण को दो भागों में बांटा गया, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो दबा हुआ उसे अपन क्या कहेंगे अवतल दर्पण, और जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो उभरा हुआ उसे अपन क्या कहेंगे बेटा उत्तल दर्पण। दोनों का डायग्राम मैंने आपको बता दिया। अवतल दर्पण के अंदर वाली सतह परावर्तक पृष्ठ का काम करेगी और उत्तल दर्पण के अंदर बाहर वाली सतह हमारे पास उभरा हुआ भाग इसका परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा। और परावर्तक पृष्ठ के बारे में मैं कल आपको बता चुका हूं कि जिससे कोई प्रकाश की किरण जिस सतह से आकर के टकराकर वापस परावर्तित हो जाएगी उस सतह को अपन क्या बोलेंगे बेटा परावर्तक पृष्ठ। अर्थात जहां किरणें आकर के टकराती हैं और वापस जिस सतह से टकराकर वापस परावर्तित उस सतह को अपन क्या बोलेंगे बेटा परावर्तक पृष्ठ। उसी के आधार पर गोले दर्पण को कितने भागों में बांटा गया दो भागों में, इसमें अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण में अपन ने क्या बात की जो परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होगा मतलब अंदर की तरफ होगा उसे अपन बोलेंगे अवतल दर्पण, और जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होगा उसे अपन बोलेंगे क्या उत्तल दर्पण। ठीक है, दोनों को डायग्राम से अपन ने समझ लिया। अब देखो हमारे पास आगे का जो मेन टॉपिक है जहां से एक आधे नंबर का प्रश्न आने की संभावना है हमारे पास होती है, तो हमारे को कुछ गोले दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा हमारे को क्या कर रखे बेटा दे रखे, तो अपन उनके बारे में पढ़ते हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं अपन यहां देखेंगे। गोले दर्पण से संबंधित अपन क्या देखेंगे बेटा कुछ परिभाषाएं अपन यहां देखने का प्रयास करें, जिसके अंदर हमारे पास फर्स्ट जो आता है वो आता है बेटा ध्रुव या शीर्ष। फर्स्ट हमारे पास क्या था बेटा ध्रुव या शीर्ष, ध्रुव या शीर्ष की अपन बात करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बात करें कि ये मेरे पास क्या है बताओ तो ये कौन सा दर्पण है, बाहर वाली सतह मैंने पॉलिश किया, अंदर वाली सतह किसका काम कर रही है परावर्तक पृष्ठ का, तो इसका मतलब ये कौन सा दर्पण हुआ अवतल दर्पण। इसका जो मध्य बिंदु होगा तो किसी भी दर्पण का जो मध्य बिंदु जो होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा बेटा ध्रुव, और इसको अपन लिखते हैं बेटा ओस है, इसे लिखते हैं बेटा ओस। इसको क्या कहता है लिखा जाता है, कई बार अपन को इसको पी से भी दे देता है, किससे दे देता है पी से भी। ठीक है, वो लेंसों के हिसाब से हमारे पास पी और ओ दोनों आ सकते हैं। ठीक है, तो अपन इसको ओ या पी से लिख सकते हैं, पी से भी अपन इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसको पोल बोलते हैं अपन। ठीक है, तो बात करेंगे दर्पण का मध्य बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु हमारे पास क्या कहलाएगा बेटा ध्रुव या शीर्ष कहलाएगा। डायग्राम बना के मैंने आपको समझा दिया है कि इनका जो मध्य बिंदु होगा किसी भी दर्पण का जो मध्य बिंदु जो होगा वो मध्य बिंदु हमारे पास क्या कहलाएगा ध्रुव या शीर्ष कहलाएगा। समझ में आ गया। दूसरी अपन बात करते हैं बेटा इसकी, हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आती है वो आती है बेटा वक्रता केंद्र की। इसकी बात करते हैं बेटा वक्रता केंद्र, इसकी बात करते हैं वक्रता केंद्र की। देखो इसमें अपन बात करते हैं कि दर्पण को जिस गोले का दर्पण को जिस गोले का भाग माना गया है, ध्यान से सुना, उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। तो दर्पण को जिस गोले का जो भाग है वो माना गया है उसका जो केंद्र है, जिस गोले का अपन ने इसका भाग माना उस गोले का केंद्र हमारे पास क्या कहलाएगा बेटा वक्रता केंद्र, जिसको अपन किससे लिखते हैं सी से। उसको किससे लिखा जाता है वक्रता केंद्र को सी से। केंद्र मतलब सेंटर और सेंटर मतलब सी, जिसको वैसे बोलते हैं सेंटर ऑफ, इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमारे पास
हमारे पास क्या होगा सी। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये है, हमारे पास क्या कराएगा बेटा सर, ये अपन ने मान लिया इसका क्या सी होता सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र। तो दर्पण को जिस गोले का भाग माना गया उस गोले का जो केंद्र होगा उस केंद्र को ही अपन क्या बोलेंगे बेटा वक्रता केंद्र, जिसको किससे लिखा जाता है बेटा सी से लिखा जाता है। तो दोनों डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, पहला ध्रुव या शीर्ष। तो किसी भी दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है वो मध्य बिंदु हमारे पास क्या कहलाता है बेटा ध्रुव। ठीक है, या जिसको अपन बोल सकते हैं शीर्ष। दूसरे अपन ने बात की वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र दर्पण को जिस गोले का भाग माना गया है वो हमारे पास क्या कहलाएगा बेटा वक्रता केंद्र कहलाएगा। उसका जो केंद्र होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र को किससे लिखा जाता है बेटा सी से इसको लिखा जाता है। ठीक है, ये दो डेफिनेशन समझ में आ गई। मैं डायग्राम को ऐसे कैसे छोड़ा बेटा, ठीक है, क्योंकि यहीं से अपन देखेंगे सारी चीजें जो अपन है देखते जाएंगे कि दर्पण के अंदर कौन सी चीज क्या है। ठीक है, तो वक्रता केंद्र को अपन ने किससे लिखा सी से। तो देखो ये हमारा सी, इसका मतलब आपको सी देख के समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे पास क्या वक्रता केंद्र। तीसरे जो हमारे पास आती है बेटा वो आती है वक्रता त्रिज्या। तीसरे हमारे पास डेफिनेशन है हमारे पास क्या बेटा वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या की अगर मैं बात करूं तो देखो ये मेरा क्या है बेटा वक्रता केंद्र और ये मेरा क्या है ध्रुव। ये मेरे पास क्या है बेटा वक्रता केंद्र और ये मेरे पास क्या है ध्रुव। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वक्रता केंद्र से लेकर के ध्रुव के बीच की दूरी, तो अपन कह सकते हैं ना वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है बेटा वक्रता त्रिज्या कहलाती है। देखो इसको नाम से याद रखो, है क्या वक्रता त्रिज्या, मतलब वक्रता केंद्र से शुरू होगी और कहां तक खत्म होगी ध्रुव तक। तो वक्रता केंद्र से लेकर के ध्रुव के जो बीच की दूरी है उसे अपन क्या कहते हैं बेटा वक्रता त्रिज्या उसको कहा जाता है। और देखो वक्रता त्रिज्या को अपन लिखते हैं बेटा कैपिटल आर से, किससे बेटा, तो अपन कह सकते हैं इसको कैपिटल आर से लिखा जाता है। वक्रता त्रिज्या किससे लिखते हैं बेटा कैपिटल आर से जो है इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका ये जो मेरी दूरी होगी वो मेरा क्या होगा बेटा आर, ये मेरे पास क्या होगी आर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अब अपन चौथी डेफिनेशन की बात करते हैं, वो बात करते हैं बेटा फोकस। और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे पास जो है फोकस होता है। फोकस को याद रखना है बेटा आपको कि किसी भी दर्पण का फोकस क्या कहलाता है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां से समझाता हूं कि हमारे पास इस दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण आकर आपतित हुई, ये मेरे पास कोई प्रकाश की किरण आकर के टकरा रही है, तो मैंने कर लिया अवतल दर्पण है। यहां इसमें मेरे पास क्या हो रही है कोई प्रकाश की किरण आकर के क्या हो रही है टकरा रही है। और अब इसका क्या होगा परावर्तन होगा, क्योंकि अपन पढ़ क्या रहे परावर्तन। तो परावर्तन के पश्चात वो जिस बिंदु से होकर गुजरेगी उस बिंदु को अपन क्या बोलेंगे फोकस, जिसको अपन लिखते हैं बेटा कैपिटल एफ से। किसे लिखते हैं कैपिटल एफ से, मैं बड़ा सारा लिख देता हूं उसको अपन किससे लिखते हैं कैपिटल एफ से। तो ये मेरे पास आपतित किरण थी और ये मेरे पास कौन सी किरण है बेटा परावर्तित किरण है। ठीक है, तो कोई भी प्रकाश की किरण जो जब प्रकाश की किरण जो है आपतित होती है वक्रता पृष्ठ पर, तो परावर्तन के पश्चात वो जिस बिंदु से होकर गुजरेगी उस बिंदु को अपन क्या कहेंगे फोकस कहेंगे। ठीक है, तो अपन कहते हैं कोई आपतित प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ पर टकराने के बाद परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरेगी, जिस बिंदु से होकर गुजरेगी वह बिंदु उस
दर्पण का फोकस कहलाएगा। अब देखो बात करते हैं कि हमारे पास जो ये तो मैं बात कर रहा हूँ अवतल दर्पण की, इसके बाद कर रहा हूँ मेरे पास दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। लेकिन आप जान रहे कि उत्तल दर्पण में हमारे पास जो प्रकाश की किरण है वो गुजरेगी नहीं, हमारे को केवल गुजरती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि उसमें हमारे पास अपन पढ़ेंगे आगे जाकर के हमारे पास उसमें जब प्रतिबिंब बनेगा तो बनेगा आभासी। कैसे बनेगा बेटा, आभासी। आभासी का मतलब अभी मैंने आप लोगों को इस चीज समझाई है, आभासी का मतलब कोई भी चीज जो है वो वास्तव में नहीं होती, केवल हमारे को प्रतीत होती। तो ये तो मैंने जो डेफिनेशन लिखी मान लो कि किसके सामने अवतल दर्पण के हिसाब से, लेकिन अपन कह सकते हैं अगर हमारे से पूछे कि उत्तल दर्पण का फोकस क्या कहलाएगा तो अपन कह सकते हैं कि आपके प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है, गुजरती नहीं है, गुजरती हुई प्रतीत होती है, उसे उत्तल दर्पण का फोकस कहेंगे। अर्थात ये जो मैंने फोकस की डेफिनेशन लिखी वो किसकी लिखी है, अवतल दर्पण की। उत्तल दर्पण के मैंने कहा कि गुजरती नहीं है, होकर गुजरेगी, यहां मैंने लिखा होकर के गुजरेगी, वो हमारे को गुजरती हुई प्रतीत होगी। उत्तल दर्पण का फोकस क्या कहलाएगा, जब हमारे प्रकाश की किरण जिस बिंदु से होकर गुजरती हुई प्रतीत होगी उसे अपन क्या कहेंगे बेटा, फोकस कहेंगे। किसका, उत्तल दर्पण का। तो ये उत्तल दर्पण में आप ध्यान रखिए कि प्रकाश किरण गुजरेगी नहीं, गुजरती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, वक्रता तिरछा। ठीक है, वक्रता तिरछा मैंने क्या कहा, वक्रता के अंदर से ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता तिरछा। तो वक्रता के अंदर से लेकर के ध्रुव के बीच की दूरी क्या है, वक्रता, जिसको अपन किससे लिखते हैं, आर से। और मैंने कहा फोकस को अपन किससे लिखेंगे बेटा, यहाँ लिख देता हूं कैपिटल एफ से हमारे पास लिखा जाएगा। वैसे यहाँ लिख दिया मैंने कि फोकस को किससे लिखा जाएगा, कैपिटल एफ से। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, फोकस को किससे लिखा जाएगा, कैपिटल एफ से लिखा जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है वो आपका फोकस है दूरी। इसका जोड़ा फोकस दूरी की। अब हमारे पास मैं इसको देखो डायग्राम में दोबारा समझा रहा हूं। ये हमारे पास क्या था बेटा, मध्य बिंदु, जिसको अपन क्या कह रहे थे, ध्रुव। तो अपन क्या कर रहे थे, ध्रुव, इसको पी या ओ से लिख रहे थे अपन। ठीक है, ये हमारे पास क्या था बेटा, वक्रता केंद्र था। और अभी आपने पढ़ा कि सर वक्रता केंद्र से लेकर के ध्रुव के बीच की दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या, जिसको अपन किससे लिखते हैं, कैपिटल आर से। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, यदि कोई प्रकाश किरण आपतित हुई, आपतन के पश्चात जिस बिंदु से होकर के वो गुजरे, उस बिंदु का भी आपने क्या बोला, फोकस, गुजर रही है या गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। तो गुजरती प्रतीत किसमें हो रही है, उत्तल दर्पण में। ठीक है, डायग्राम हमारे पास है अवतल दर्पण का। अब अपने पास नेक्स्ट चैप्टर में आती है फोकस दूरी। पांचों जो डेफिनेशन हमारे पास आ रही है तो हमारे पास किसकी आ रही है बेटा, फोकस है दूरी की। देखो अभी आपने वक्रता त्रिज्या पढ़ी, वक्रता त्रिज्या में आपने पढ़ा सर वक्रता के अंदर से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। ऐसे में बात करते हैं किसकी बेटा, फोकस है दूरी की। तो फोकस दूरी को देखो अपन माप सकते हैं इससे कि सर फोकस से लेकर के जो ध्रुव के बीच की दूरी है, इस दूरी को फोकस से लेकर के ध्रुव की बीच की दूरी, तो अपन क्या कह सकते हैं बेटा, फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी। दोनों को आप वर्ड से याद रखते हो दूरियों को, तो फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, उसको भी अपने ध्रुव तक मापा था, इसको भी अपने कहां तक मापेंगे, ध्रुव तक। वक्रता त्रिज्या मतलब वक्रता केंद्र से, फोकस दूरी इसका मतलब फोकस से लेकर के ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। और वक्रता केंद्र से लेकर के ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ये हमारे पास होगी। तो हमारे पास क्या फोकस है दूरी। नेक्स्ट पर बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट लास्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है वो आता है द्वारक। हमारे पास क्या था नेक्स्ट, द्वारक। तो जो दर्पण का परिभाजी व्यास है, दर्पण का परिभाजी व्यास ही दर्पण का द्वारक कहलाता है। दर्पण का परिभाजी व्यास है, दर्पण का क्या कहलाता है, अर्थात ये जो हमारे पास व्यास है, इस दर्पण का क्या है, ये कितना बड़ा दर्पण है, इसका ये परिभाजी व्यास, इसका व्यास हो गया। तो व्यास हमारे पास क्या कहलाएगा, द्वारक।
एक छोटी सी जो डेफिनेशन और मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन जो हमारे पास है वो अपन और देख लेते हैं, मुख्य अक्ष। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है बेटा, ठीक है। ये हमारे पास और मुख्य अक्ष की डेफिनेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। देखो हमारे पास जो ये एक रेखा मैंने खींच रखी है, आप देखो, जिस पर हमारे पास वक्रता केंद्र की हमारे पास ध्रुव भी है। तो अपन कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव, देखो ये लाइन आपको दिख रही होगी ना ब्लैक वाली, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, ये रियल में रेखा नहीं है, ये कौन सी रेखा है, काल्पनिक रेखा। तो अपन कह सकते हैं कि सर वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है बेटा, मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं थी। फोकस हुई, द्वारक और मुख्य अक्ष अपन ने पढ़ा, ध्रुव, फोकस, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, ये डेफिनेशन आपको बेटा याद रखने, क्योंकि आगे हमारे पास काम आएंगे, ठीक है। तो यहां से हमारे पास जो है गोलीय दर्पण से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं थी वो हमारी कंप्लीट हो गई। कल हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और आपके लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, जिसको पर बहुत ही इजी तरीके से समझने वाले हैं, कार्तिक चिन्ह परिपाटी, जो बहुत बच्चों की जो है वो डाउट है। बहुत सारे बच्चों ने हमारे को कहा कि कार्तिक चिन्ह परिपाटी आप हमारे को एक बार समझा दीजिए। तो कल हमारे पास उसका लेक्चर आएगा, उसको इतनी आसान तरीके से समझाया जाएगा। तो आप कल का वीडियो बेटा गलती से भी मिस ना करें, क्योंकि आपकी जो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है, जिससे हमारे पास न्यूमेरिकल सोल्व होंगे, आई बात समझ, 5 नंबर के न्यूमेरिकल आएंगे जो हमारे कल वाले टॉपिक से क्लियर होंगे। तो कल का वीडियो आप गलती से भी मिस ना करें, ठीक है बेटा। और बाकी जो बचे हैं आप कमेंट सेक्शन में डाल, ठीक है बेटा। बाय।